नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप लोग के समक्ष फिर से एक बार 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के क्वेश्चंस के साथ आया हूं। साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इस क्वेश्चंस के अप्रोच होने चाहिए थे और कैसे लिखते कि मार्क्स ज़्यादा सा फेचअप कर सकते थे। क्योंकि देखिए जीएस पेपर में क्या है कि जब आप जीएस पेपर 1 का क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे तो इस बार आपके जो स्टैट्स के क्वेश्चंस है वो भी काफ़ी इजी है। साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे ही आया है। और जीएस का जो आपका जो हिस्ट्री सेक्शन है वो रिपीटेड होते रहते हैं, तो यहाँ पे जो इस बार का जो खेल है फिर से स्टैट्स पे है, जिसके 36 × 2 = 72 मार्क्स जिसके हाथ में आ गए होंगे। डेट इज़ बेटर बिकॉज जितने भी सारे बच्चे हैं जो आपको 6 क्वेश्चंस लिखने थे जीएस के, वो सारे के सारे बच्चे लिखे होंगे, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड जिस लाइन पे बच्चे तैयारी करके गए थे क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। लेकिन ये देखना है जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा वही बेटर करेगा। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्ट। जो क्वेश्चंस है पहला वो बोल रहा है कि डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड व्हाट वाज द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स द अर्ली नेशनलिस्ट। देखिए यहाँ पे 2 फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना था पहला कि जो आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका फॉर्मेशन क्यों हुआ था, उसके पीछे के कारण क्या थे वो आपको बताने थे। फिर दूसरा आपको ये कारण बताना है कि जब आईएनसी का फॉर्मेशन जब 1885 में जब हो जाता है तो आपको बताना है कि ब्रिटिशर्स का पॉलिसी क्या था उस नेशनलिस्ट के प्रति। ठीक है, तो इस तरह के अप्रोच आपको इस क्वेश्चंस में लेने थे। ठीक है कि तो दोनों को आपको बताना था। ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे, सभी को पता था। गेस्ट क्वेश्चन था किस पर एजुकेशन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और एजुकेशन से क्वेश्चंस आए। देख सकते हैं कि ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 to 1947। मतलब बिहार में जो शिक्षा है मध्य पाश्चात्य शिक्षा का क्या असर पड़ा है तकनीकी तौर पे, जो कि 1857 से लेकर के पीरियड 1947 तक का पूरा लिखना था इसमें। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन भले देखने में सिंपल है लेकिन इसके लिखने के तरीका अलग हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ गांधी एज ए इमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। तो देखिए आप जो इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या किए होंगे, गांधी के बारे में इंट्रोडक्शन दे करके डायरेक्ट वो गांधी के सत्याग्रह के बारे में लिख दिए होंगे कि चंपारण सत्याग्रह, फिर आपके रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, फिर आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन आफ्टर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, फिर क्विटिनिया मूवमेंट। बट बच्चों यहाँ पे अप्रोच आपको कुछ और भी ले सकते थे जहाँ से आपके मार्क्स अच्छे आ सकते थे। पहले तो आपको गांधी के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है, ये तो तय था। साथ ही साथ इसमें ये लिखना है कि गांधी के आने से पहले जो हमारा पॉलिटिकल और नेशनलिस्ट एराना था वो किस तरह का था, जिस कारण से जो इससे पहले जितने लोग आए थे वो ज़्यादा फेमस ना हो पाए इन मास करने का मतलब पीपल्स, लोगों के बीच में ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाए। लेकिन वहीं गांधी ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों हुए, क्यों ये एक तरह से ग्लोबल लीडर बने। तो आपको बताना था कि जब गांधी जब नहीं थे उससे पहले जो भारत की स्थिति थी वो एक लोकलाइज्ड मतलब एक सीमित एरा तक था। सीमित एरा का मतलब एक अर्बन शहरी इलाकों तक ही आईएनसी सीमित थी, मतलब गाँव में आईएनसी की पहुँच नहीं थी, गांव इलाकों में नहीं थी। पीजेंट्स मतलब जो किसान वर्ग है वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं थी। तो गांधी के आने के बाद यही चेंज होता है नेशनलिस्ट मूवमेंट में, और इससे क्या होता है ये गांधी को काफ़ी फेमस बना देता है। और फिर बताना था कि यही मास मूवमेंट जो है आगे चल के गांधी को बहुत सारे प्रयोग करने का मौका दिया भारत में। उन प्रयोग में आपको लिखना था चंपारण सत्याग्रह के बारे में कि कैसे एक लोकलाइज्ड चंपारण जो कि बिहार था वहाँ के पीजेंट्स की समस्याओं को उन्होंने क्या किया, निवारण किया, और इससे क्या हुआ कि इनकी प्रसिद्धि और भी हासिल हुई। दूसरा बात आपको ये लिखना था कि गांधी की इसी के कारण जो है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो पूरे मास लेवल पे किए, मास लेवल करने का मतलब पूरे भारत में। तो और क्वेश्चन ये पूछा जाता है देखिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो वो चंपारण था, ये तो क्लियर है। लेकिन मास सत्याग्रह कौन सा था, तो आप याद रखें रॉलेट एक्ट। तो ये सारी चीज़ को चर्चा यहाँ पे करना था, वही गांधी के बारे में यहाँ पे जिक्र करना था। देखिए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताना है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट पे आपके साइड शॉर्ट नोट्स लिखना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था या नहीं था। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 2 फेवर करना है। यहाँ पे 2+2 पेजेस लिखने थे आपको, 4 पेजेस। 2 पेज में आपको बताना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ क्या था, ठीक है, इसमें क्या क्या कदम उठाए गए थे, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट्स किया, किसने आलोचना किया, इसकी चर्चाएं करनी थी। साथ ही साथ जो लास्ट है जो 2 पेज में आपको ये बताना है कि इसके पीछे कारण क्या था, मतलब क्या ये
एक बाई प्रोसेस जो गांधी जी कर रहे थे उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग था या कुछ कारण था। तो इसके देखिए, इसके पीछे आपको कारण की चर्चा करनी थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो उस समय के जो वायसराय थे लॉरेंथेगो, उन्होंने क्या किया था कि भारतीयों को ऑन द बिहाफ ऑफ, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से युद्ध में झोंक दिया एक तौर से देखा जाए तो, और कहा गया कि ब्रिटिश की ओर से लड़ेंगे। तो ऐसे में जो हमारे जो लीडर्स थे वो काफ़ी नाखुश हुए थे, और उससे क्या हुआ था कि उन्होंने कुछ डिमांड रखा एक पूर्ण स्वराज का, जबकि ये जो थे आपके ब्रिटिशर्स वो देना चाहते थे डोमिनियन स्टेटस प्लस कंस्टिट्यूएंट असेंबली। और उसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक अगस्त ऑफर की आप चर्चा कर सकते हैं, दूसरा क्रिप्स मिशन की चर्चा कर सकते हैं, और ये दोनों ही क्या होता है, फेल होता है। और इस दोनों के फेल होने के साथ क्या होता है कि जो भारतीय उसमें भारी असंतोष आ जाता है, और उस असंतोष के कारण जो अंततः गांधी जी ने कहा कि इस बार डू एंड डाई, मतलब मरो या मारो, ठीक है। इस तरह की बातें आपको यहाँ पे लिखना था। उसके बाद आप क्वेश्चंस के अप्रोच में देख सकते हैं यहाँ पे कि डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मौर्यन आर्ट, ठीक है। तो मौर्य के बारे में आपको बताना था कि मौर्यन आर्ट के बारे में आपको पूरी तौर पे कि मौर्यन आर्ट जो है कि स्थिर आर्ट था, स्टेबिलिटी आर्ट था, क्योंकि इनका साम्राज्य जो था क्या कहते हैं काफ़ी बड़े साम्राज्य में ये स्थापित कर चुके थे। तो ऐसे में इनकी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी थी, और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण क्या हुआ था कि मौर्यन ने स्थापत्य कला और कला पर काफ़ी ध्यान दिया, जिस कारण से एक बृहद रूप से इनका आर्ट एंड कल्चर का क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ, मतलब कि उद्भव हुआ भारत में। और फिर बताना था कि जो मौर्य आर्ट था ये दो टाइप्स के होते हैं, आपको बता देना था। एक जो होता है दरबारी मतलब कोर्ट, और एक होता है पॉपुलर जो कि लोकल, ठीक है, लोकल लोगों के बीच में। और फिर इसमें एक्सप्लेन करना था कि जो दरबारी था उसमें आपको बताना था कि दरबारी में आप 3 टाइप्स का ले सकते थे। एक पिलर्स के बारे में जिक्र करना था आपको, स्टूपास के बारे में, फिर स्कल्पचर्स के बारे में आप इसका जिक्र कर सकते थे। वहीं पर जब आप पॉपुलर्स में आ जाएंगे तो फिर आपको जो मृदभांड है उसके बारे में जिक्र करना था, और भी लोकल्स थे उसके बारे में जिक्र करते हुए आप यहाँ पे निकल जाते। फिर देखिए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द संथाल अपराइजिंग एंड चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते थे। ये रिपीटेड है, 66 में आया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस कितने रिपीटेड है, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ऑलवेज हमेशा आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, जिस कारण से ऐसा हुआ है कि जो आपके जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 है जो इसमें मैप ऐड करेगा। मैप करने का मतलब देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पर ये देखें कि लोग कहें कि मैप मैं हिस्ट्री में कैसे इंक्लूड करूंगा, तो बिल्कुल आप इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आप एजुकेशन लिख रहे हैं तो जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजिकली बिहार में संस्थान बनी थी, आप बिहार का मैप बना के उसको लोकेट कर देते थे और उस जगह को नाम लिख देते और ईयर लिख देते कि पटना में मान लीजिए तो पटना साइंस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया। पटना में ही बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो एनआईटी है जिसका नाम चेंज करके रखा गया है। तो इस सब जगह का नाम और वहाँ पे आप क्या करते ईयर लिख देते, तो क्या होता कि वो मैप के माध्यम से आप उसको प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है। दूसरा, आप गांधी के इमरजेंस के बारे में बता सकते थे, तो इसमें जितने भी आपके आंदोलन आप हैं तो आप चंपारण के बारे में बता सकते थे। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बारे में हरियाणा के पलवल में 6 अप्रैल में इन्होंने स्टार्ट किया था और वहाँ से 8 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। सब के बारे में जिक्र करते हुए वहाँ पे आप मैप में दिखा सकते थे। तो ऐसा करके आते तो कहीं ना कहीं और सब बच्चों की तुलना में आप अलग दिखते, तो ऐसे में आपके मार्क्स आने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती इन कंपेरिजन टू द अदर्स। नहीं तो फिर वही 16, 17, 18 इस तरह से आपके मिलेंगे ऑन एवरेज 16, 17। फिर देखिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पिछले बार भी था और इस बार भी था क्वाड के बारे में, और इस बार क्वाड के बारे में पूछा गया है कि ओरिजिन्स कब हुए थे, इसके मेंबरशिप के बारे में बताने हैं, इसके डेवलपमेंट के बारे में बताना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं और भारत का सिग्निफिकेंस बताना है। तो देखिए यहाँ पे 4 पेजेज है, तो आसानी से आप 4 साढ़े 4 पेज में लिखा जाता है। तो ओरिजिन बता दीजिए कि 2007 में इसके बारे में जिक्र किया गया था, क्वाड के बारे में, क्वाड नेशन के बारे में, ठीक है। और सबसे पहले शिंजो आबे ने किया था, उसके बाद लोग बैठे, फिर 17 के बारे में फिर जिक्र करना, फिर तब जाकर के ये लोग क्वाड का फॉर्मेशन किए। मेंबर में 4 मेंबर्स थे, ठीक है। और इसका ये क्यों आया था, तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए आया था। ये सब चीज़ों को जिक्र यहाँ पे करना था। साथ ही साथ इसका डेवलपमेंट बताना है, तो कोविड के दौरान क्या डेवलपमेंट था। फिर सी में भी आप देखेंगे तो रेड सी में क्या डेवलपमेंट है इसके बारे में। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि बहुत सारे कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क
जो है इसी में जो यूएसए है उसने लीड किया है, इसी का एक मेंबर है और इसमें 4 क्वाड में भी शामिल है। साथ ही साथ आप मलाबार एक्सरसाइज का भी इसमें जिक्र कर सकते थे, ठीक है। इसमें ये 4 के 4 मेंबर क्वाड के उसमें शामिल है। तो ये सारे चीज़ को आप यहाँ पे एज ए डेवलपमेंट के तौर पे दिखा सकते थे और भारत का सिग्निफिकेंस दिखा सकते थे कि कितना इंपॉर्टेंट है यूएसए भारत के लिए। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर आप दिखा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, आप दिखा सकते हैं जापान, सप्लाई चेन रिजिलियंट। तो इस तरह से चीज़ें आप वहाँ पे आपको दिखाना था क्वाड के तहत भारत का सिग्निफिकेंस। देखिए ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, अग्निपथ आना ही आना था और क्वेश्चन आ भी गया। और ये क्वेश्चन 1 नेशन 1 इलेक्शंस पिछले बार से ही कंटिन्यू चल रहा था कि इस बार आएगा, तो इस पिछले बार 66 में ना आकर के इस बार 67 में अंततः पूछ ही दिया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में आप जिक्र करें, ठीक है। तो ये बराबर पीएम मोदी जो है मन की बात हो या आपके जब भी लास्ट 15 अगस्त जब सेलिब्रेट किए हम लोग 75, तो उसमें भी इन्होंने इसका जिक्र किया था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन बार जो भी ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे और इस बार भी ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पे देखिए यूक्रेन और रशिया के बारे में बताना था इसमें कि ट्रीटी था एक म्यूनिच ट्रीटी, उस म्यूनिच ट्रीटी में का वायलेशंस करते हैं आपके यूक्रेन। और इस ट्रीटी में कहा गया था कि जितने भी कंट्री रशिया के साथ बॉर्डर करते हैं वो कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। और ऐसे में यूक्रेन ने नाटो के सदस्यता के लिए क्या किया था, प्रस्ताव रखा था। तो ऐसे में ये ट्रीटी का वायलेशन हुआ जिसके अंतर्गत जो है वहाँ पे आपके रशिया और यूक्रेन में जो है युद्ध हुआ। फिर बताना था इम्पैक्ट क्या है, तो इम्पैक्ट आपको बताना था एनर्जी सेक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ता, फिर आपके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुआ था वर्ल्ड में, ये बता सकते थे। साथ ही साथ आप एग्रीकल्चर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता था, आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में जो यूक्रेन है वो वीट के लिए जाना जाता था। तो ऐसे में वीट क्राइसिस पूरे वर्ल्ड के लिए, जैसे टर्की का एग्जांपल लिख सकते थे। फिर नाइट्रोजनियस वेस्ट के लिए आपके जाने जाते हैं रशिया, तो रशिया नाइट्रोजनियस वेस्ट और बंद कर दे। तो इस तरह की चीज़ें इम्पैक्ट वहाँ पे आपको वहाँ पे लिखना था, ठीक है। फिर आपको इस क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो एलाइज करते हैं कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसका दुरुपयोग किया जाता है अपने इंटरेस्ट के लिए, इसके बारे में आपको जिक्र करना था। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करना है कि आपको नेगेटिव नहीं लिखना है, नेगेटिव नहीं लिखना था, ठीक है। वो पॉलिटिकली बात हो गई, ठीक है। वो पॉलिटिकल लोग जो है एक दूसरे पर, देखिए आज जिसकी सरकार है जो विपक्ष में वो सरकार का कटाक्ष करेगा और फिर वो कल के डेट में विपक्ष बनेगा, तो ये इनके बीच का है। लेकिन हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर चलना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कभी हम खराब नहीं कर सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो खराब है, ठीक है। तो ऐसे में आपको डिफेंड करना है यहाँ पे कि ठीक है ये पॉलिटिकली व्यूज़ है, हम कह सकते हैं एलाइज लगाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे आर्टिकल जैसे कि 324 इलेक्शन कमीशन है तो उनके फंक्शन को बता सकते हैं कि देखिए एक ऐसे इलेक्शन कमीशन है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है। और आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान में जो है हाल के दिनों में एज इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था कि आप आइए मेरे यहाँ के इलेक्शन कंडक्ट करवाइए। इवन यूनाइटेड नेशन ने हमारे इलेक्शन कमीशन की सराहना किया है। तो यह सब चीज़ों को जिक्र आपको करना था, ठीक है, कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना प्रोपोगेंडा है, अपना एजेंडा है। लेकिन जब आप देखें तो पूरे जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, इवन जो कैग है, कैग के जो हेड रह चुके एक बार विनोद राय यस, तो उनको भी बुलाया गया था कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस के तौर पे। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना था कि ठीक है जो रेपुटेशंस हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का है वो ठीक है, वो एक गलत है लोगों के समक्ष, ठीक है। बट जब वर्ल्ड लेवल पर जाएंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का काफ़ी सम्मान है, ठीक है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। तो ये तमाम बातों को यहाँ पर आपको जिक्र करना था। अगर कोई बच्चा इसको नेगेटिव सेंस में लिखा होगा तो डेफिनेटली वो मार्क्स कट होने की संभावनाएं ज़्यादा है, याद रखें। अगला क्वेश्चन स्टैट्स में देख सकते हैं। देखिए इस पर स्टैट्स में इन्होंने चेंजेस किए, इन्होंने टेबुलर फॉर्म निकाला है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ही आसान है, आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मेट में कि एक पूरा इंस्टीट्यूशन से ये बच्चे हैं, आउट ऑफ मार्क्स में इतने मार्क्स दिए गए हैं और इस मार्क्स में बताना है कि फाइंड टोटल परसेंटेज। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान मुझे लगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी एक तरह से काफ़ी ईजी वे में है, दोनों पाई चार्ट दिया हुआ है। इसका पहले टेबल फॉर्म निकालते देन आपको इसको निकालना था। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आपके समक्ष जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है इस बार के पाई चार्ट का, वन ऑफ द इजीएस्ट। ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई बच्चा अगर बनाया होगा, अप्रोच किया होगा तो अबाउट 15 मिनट में ये क्वेश्चंस बना के रख दिया होगा, ये तय है। काफ़ी आसान क्वेश्चंस थे और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है ये भी काफ़ी आसान थे इस बार के स्टेट्स में। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट्स के जो क्वेश्चंस हैं
वो इस बार भी क्या किया गया है, ईजी पूछा गया है। ठीक है, तो इजी है तो मतलब 72, तो ऑन एवरेज मान के चले जिसके स्टैट्स अच्छे हैं तो आप मान के चले 60 प्लस मैक्सिमम बच्चे को आ सकता है जिसका स्टैट सही है, आप मान के चले। और ऑन एवरेज अगर एवरेज मार्किंग जो अच्छे लिख कर आए हैं तो 18 गुणे 3 आप हिस्ट्री का कर ले तो 54 हो जाएगा। और जीएस में भी बहुत आसान क्वेश्चन किए गए हैं तो वहाँ भी 18 इंटू 3 लेकर चले तो 554। देखो 108 प्लस जिसके 60, मतलब समझिए जिसके 150 प्लस मार्क्स अगर जीएस पेपर 1 में आ रहे हैं, ठीक है, 150 में काफ़ी कम बता रहा हूँ, प्लस ही रखिए इसका 10 ज़्यादा, तो उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, और उनके सिलेक्शन होने के चांसेस, मतलब जीएस पेपर 1 के, देखिए अभी जो सिलेक्शन कौन दिलाता है, सिलेक्शन आपका स्टैट्स दिलाता है, दूसरा ऑप्शनल दिलाता है, याद रखें ऑप्शनल दिलाता है। तो 67 तक तो आपको इसी पर डिसाइड करना पड़ेगा, और जिसका स्टैट सही होगा, जिसका ऑप्शनल अच्छा जाएगा, और स्टैट जिसका सही होगा वो डेफिनेटली 160 प्लस या 170 प्लस जाएगा, और यहाँ पे जिसके अच्छे मार्क्स आएगा ऑप्शनल में सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, कुछ देर के बाद मैं आपके समक्ष जीएस पेपर 2 का भी ओवर एनालिसिस लेकर आऊँगा कि उसके कैसे अप्रोच होने चाहिए थे, उसके कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं, उसमें कैसे लिखना था आपको, इस तरह की चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। तो आप डेफिनेटली तौर पे देखेंगे कि आप खुद को आकलन कर पाएंगे कि आपने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, और किस तरह से लिखा है, और उस स्ट्रक्चर में लिखा है, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।